हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं। संविधान क्या है और इसके प्रकार क्या हैं और एक अच्छा संविधान क्या होता है, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। संविधानवाद क्या होता है, इस पर हम पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब बात आती कि संविधान क्या होता है। तो दरअसल संविधान एक दस्तावेज है, ये कानून की पुस्तक है जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि किसी देश का शासन कैसा होगा, अर्थात वो राजतंत्रात्मक है, सीमित राजतंत्र है, लोकतंत्र है। शासन की जो संरचना है वो कैसी होगी, यानी कि वहाँ अध्यक्षात्मक शासन है या संसदात्मक है, संघात्मक है या एकात्मक है, और कौन कौन सी संस्थाएं होंगी, उन संस्थाओं के पास क्या शक्तियां होंगी, सरकार के क्या अधिकार हैं, उसको कितनी शक्तियां मिली हुई हैं, नागरिकों के कौन से अधिकार और कर्तव्य हैं, व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंध कैसा होगा और व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य संबंध कैसे होंगे। इन सब बातों का विवरण संविधान के अंतर्गत होता है। तो संविधान एक तरह से गाइडलाइन है किसी भी देश की जो व्यवस्था है उसको चलाने की, और आप संविधान को पढ़कर इस बात का आकलन कर सकते हैं कि ये देश किस राह पर है और इस देश का जो लक्ष्य क्या है, कि वो अपने यहाँ के समाज को किस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता है, किन आदर्शों को स्थापित करना चाहता है। उन सब का जो विवरण है या जानकारी है वो संविधान में होती है। तो ये तो बेसिक बात है कि संविधान क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि संविधान के प्रकार कौन कौन से हैं। तो संविधान को के जो प्रकार हैं या रूप हैं वो अलग अलग आधारों पर बांटे गए हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संविधान में अलग दो रूप होते हैं, लिखित या अलिखित का आधार है, या हम ये कहें कि उसमें प्रथाओं और कानून का जो अनुपात है उस आधार पर संविधान का विभाजन हो जाता है। संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर भी विभाजन होता है या उसको हम वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हम संविधान को दो रूपों में बांटते हैं या दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। एक वे संविधान जो विकसित हैं और दूसरे वो जो निर्मित हैं। जो विकसित संविधान होते हैं वो एक क्रमिक विकास का परिणाम होते हैं, यानी कि धीरे धीरे जो बातें जुड़ती जाती हैं, राजकाज में जो नए अनुभव आते हैं उनको शामिल करते जाते हैं और एक लंबा संविधान बन जाता है। यानी कि जो विकसित संविधान है उसका निर्माण या एक सीमित समय में नहीं होता है, एक अनौपचारिक रूप से होता है और आगे भी वो विकसित होता जाता है। विकास क्रम है वो कोई किसी बिंदु पे आकर ठहरता तो नहीं है। दूसरी तरफ जो निर्मित संविधान है उनका निर्माण संविधान सभा करती है, एक सीमित समय में करती है, और जो निर्मित संविधान है ऐसा नहीं है कि उसमें विकास नहीं होता, वो भी फिर अपना विकास करता है। लेकिन निर्मित संविधान निर्माण के बाद विकास करता है। मसलन जब कोई भी संविधान बन जाता है और लागू होता है और फिर उसके बाद वो समाज में अप्लाई होता है और वहाँ
जिन जिन चुनौतियों का सामना करता है वो उनसे किस तरह से लड़ पा रहा है, उनको किस तरह से फेस कर पा रहा है। तो फिर वहाँ से ये चीज़ निकल कर आती है कि कितना कारगर है। अगर अप्लाई करते समय पता चलता है कि इसमें अमुक कमियां हैं तो उनको दूर किया जाता है। तो जैसे हम भारत के संविधान की बात करें तो 1950 में ही पहला संशोधन हो गया, 51 में ही। उसके बाद कई संशोधन, 100 से ज़्यादा संशोधन हो गए। तो इन सब का परिणाम ये होता है कि जैसे जो जो संविधान आगे बढ़ता है, समय के साथ नई नई चुनौतियों को फेस करता है, तो ये अपने आप को सुधारता जाता है, विकसित होता चला जाता है। तो विकास क्रम से तो हर संविधान को गुजरना पड़ता है। निर्मित संविधान को विकास क्रम बाद में शुरू होता है, उसके निर्माण के बाद। तो ये तो उत्पत्ति के आधार पर हमने संविधानों का वर्गीकरण किया है, विकसित और निर्मित संविधान। अब दूसरा जो आधार है संविधानों के वर्गीकरण का, वो है जैसे प्रथाओं और कानून के अनुपात के आधार पर। प्रथाओं और कानून के अनुपात के आधार पर हम संविधान को दो रूपों में बांटते हैं, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। अब बात करते हैं कि लिखित संविधान से क्या अभिप्राय है। लिखित संविधान से अभिप्राय ऐसे संविधान से है जिसका अधिकांश भाग लिखा हुआ होता है, और अलिखित संविधान से अभिप्राय है जिसका अधिकांश भाग बिना लिखा हुआ होता है। हालांकि जो इसीलिए गार्नर एक विचारक हुए हैं, वो कहते हैं कि लिखित और अलिखित संविधानों का जो भेद है वो दरअसल मात्रात्मक है, यानी कि जिस संविधान में लिखा हुआ भाग अधिक है और प्रथागत भाग कम है तो हम उसे लिखित संविधान का दर्जा दे देते हैं। जिस संविधान में लिखी हुई बातें कम है, प्रथाएं अधिक हैं, प्रचलन में चल रही हैं जो, तो हम उसे अलिखित संविधान का दर्जा दे देते हैं। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है। भारतीय संविधान, अमेरिकी संविधान, ये सब लिखित संविधान की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में सब कुछ ही अलिखित है या भारत में सब कुछ ही लिखित है, अंतर मात्रा का है। ब्रिटेन में भी मैग्ना कार्टा है, बिल ऑफ राइट्स है, और भी अलग अलग जो कानून आए हैं जो लिखे हुए हैं। और अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, अमेरिकी संविधान की बात करें, तो भारतीय संविधान में अधिकांश बातें लिखी हैं, लेकिन फिर भी जैसे संसदीय परंपरा में शून्यकाल है, प्रश्नकाल है, ये कहीं नहीं लिखे हैं। या लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो विपक्ष का होगा, तो ये कोई बात नहीं है। या राज्यों में जो गवर्नर होगा वो संबंधित राज्य से नहीं होना चाहिए, ये कहीं लिखी हुई बात नहीं है। ये अलिखित एक परंपरा के तौर पर इसका पालन हो रहा है। दूसरा, अमेरिका में जब हम बात करते हैं तो वहाँ भी जैसे दलीय व्यवस्था है, लेकिन संविधान में तो कहीं दलीय व्यवस्था का विवरण नहीं दिया गया है। ठीक है, वो धीरे धीरे उत्पन्न हुई और स्थापित हो गई। वहाँ जो कर्टसी ऑफ सीनेट है, सीनेट का जो सौजन्य है, जिसमें वहाँ के राष्ट्रपति किसी भी राज्य में महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करते समय वहाँ के गवर्नर से जो सलाह मशवरा करते हैं, उसे सीनेट का सौजन्य कहते हैं या कर्टसी ऑफ सीनेट कहते हैं, सीनेटोरियन कर्टसी कहते हैं उसे। तो वो कोई वहाँ उल्लेख नहीं है उसका संविधान में, बल्कि एक स्वस्थ परंपराएं हैं जो शुरू कर दी जाती हैं। तो ये जो अंतर भी हमें जानना होगा। फिर एक और आधार है संविधानों के वर्गीकरण का, वो है कि संशोधन का तरीका या संशोधन की प्रक्रिया क्या है। देखो, दो तरह से सब संशोधन होता है। पहले तो हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि कोई भी संविधान अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, सर्वकालिक नहीं होता है, क्योंकि संविधान का निर्माण अक्सर संविधान सभा के लोग करते हैं और वो भी इंसान हैं।
ठीक है, एक सामूहिक जो विवेक है वो एक व्यक्ति विशेष के विवेक से कहीं आगे तक देख पाता होगा। हम उस बात पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करते हैं, ना ही कोई हम सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन एक सीमा ज़रूर होती है। हम ये नहीं मान सकते कि कोई भी संविधान सभा दुनिया की एक ऐसा संविधान बना दे किसी भी देश के लिए जो वो सदा सदा सर्वदा के लिए वो ही काबिल हो या प्रमुख हो, यानी कि उसमें कभी बदलाव की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाले समय में देश और दुनिया में क्या बदलाव होंगे, कौन सी नई चुनौतियां उभर कर आएंगी, इसका आकलन एक सीमा से आगे नहीं लगाया जा सकता। यही वजह है कि दुनिया के जितने भी लिखित संविधान हैं, निर्मित संविधान हैं, उनमें संशोधन का प्रावधान रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में रखा गया है। संविधान सभा के लोग इस बात से वाकिफ़ थे कि समय सापेक्ष बदलाव करने होंगे, इसलिए उन्होंने स्टेट को संशोधन की संविधान में पावर भी दी है, तरीका भी बताया है। लेकिन संशोधन का जो तरीका है उसके आधार पर भी हम संविधानों का वर्गीकरण करते हैं। जिन संविधानों में संशोधन आसानी से हो जाता है, संसद अपने साधारण बहुमत से या जिस तरह एक साधारण कानून बनता है उसी तरह से संशोधन कर देती है, तो हम उसे जो सरल संविधान का नाम देते हैं। दूसरी ओर जिनमें संशोधन की प्रोसेस कठिन है उसे हम कठोर संविधान का नाम दे देते हैं। लेकिन एक तीसरी भी श्रेणी है जो इन दोनों का मिश्रण है, जिनमें भारत आता है, तो वो मिश्रित संविधान कहलाते हैं। ब्रिटिश संविधान सरल संविधान का उदाहरण है, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट साधारण कानून का निर्माण या संशोधन करती है, उसी तरह वो अपने संविधान का भी संशोधन कर लेती है। उसे कोई हाई मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो सरल संविधान कहलाता है। अब सरल संविधान के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे इसलिए हैं कि ठीक है, आप तेज़ी से समय के साथ बदलते जाते हैं, ज़्यादा आपको मुश्किलात नहीं आती हैं। मुश्किल ये भी हो जाती है कि कई बार अगर सत्ताधारी दल है वो सत्ता लोलुप है और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए या तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए अगर वो कुछ अनुचित बदलाव कर जाता है, तो उससे एक देश की व्यवस्था को काफ़ी धक्का लगता है, नुकसान पहुंचता है, उसकी छवि खराब होती है और दूसरी जो संकट हैं वो भी आते हैं। तो वो उसके अपने मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। लेकिन हम एक जो थ्योरेटिकल जब बात करते हैं, एक कंसेप्चुअल जो बात करते हैं, तो उसका मतलब सरल संविधान से इतना ही है कि जहाँ संविधान संशोधन की प्रोसेस आसान होती है तो वो सरल संविधान कहलाता है। अब दूसरी बात आती है कि कठोर संविधान क्या कहलाता है। तो कठोर संविधान वो संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रोसेस है वो आसान नहीं होती बल्कि जटिल होती है। जटिल कैसे होती है कि उसमें एक तो साधारण बहुमत से जो वहाँ की पार्लियामेंट या व्यवस्थापिका है वो कानून में बदलाव नहीं कर सकती, बल्कि उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है। स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में तो आपको वहाँ से विशेष बहुमत के साथ साथ जनता से भी समर्थन चाहिए, जनमत संग्रह भी कराया जाता है। दूसरी ओर अगर हम अमेरिका जैसे देशों में बात करें, वहाँ जो कठोर संविधान का उदाहरण है, स्विट्ज़रलैंड भी कठोर का उदाहरण है और ये जो अमेरिका भी, अमेरिकी संविधान में अगर संशोधन करना है तो संसद को तो दोनों जो वहाँ की पार्लियामेंट है, कांग्रेस जिसे कहते हैं, उसको तो हाई मेजॉरिटी चाहिए ही चाहिए, प्लस में 75% राज्यों का भी समर्थन चाहिए, 3/4। तो वो आसान नहीं होता बदलाव करने का। लेकिन इसके भी अपने मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत बढ़िया बात है, इससे तो मतलब संविधान में मनमाना संशोधन नहीं होता है और संविधान है वो अपने जो दूरगामी उद्देश्य हैं उनको सही से एड्रेस कर पाता है, उनको हासिल करने की ओर सही से बढ़ पाता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि कई बार जब इतना जटिल बदलाव होता है, प्रोसेस बदलाव की होती है, तो
समय सापेक्ष बदलाव के लिए संविधान में जो संशोधन करने चाहिए, होने चाहिए, वो नहीं हो पाते हैं और इसलिए वहाँ की व्यवस्था है वो सफ़र करती है। तो इसकी अपनी मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, वो घटना के हिसाब से ही समझा जा सकता है कि वहाँ संविधान का जो स्वरूप है वो फ़ायदेमंद रहा या नुकसान दे रहा। फिर बात आती है कि मिश्रित संविधान क्या है। तो मिश्रित संविधान से अभिप्राय हमारा एक ऐसे संविधान से है जिसमें संविधान संशोधन की प्रोसेस को बांट दिया जाता है, यानी कि कुछ प्रावधान ये बता दिए जाते हैं कि इनमें अगर संशोधन करना है तो इनकी प्रोसेस कठोर होगी, यानी कि हार्ड होगी, और अगर दूसरे जो शेष प्रावधान है उनमें अगर आपको संशोधन करना है तो संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। तो ये एक अच्छा माना जाता है अगर आपने सिर्फ एक ही लाइन पे नहीं चल रहे हैं बल्कि दोनों का समन्वय स्थापित कर रहे हैं। जैसे अब अगर भारत में जो संघात्मक व्यवस्था से जुड़ी बातें हैं या जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर दूसरे प्रशासकीय मामले में हो या राज्यों को जो और पावर्स मिली गई हैं उनका हो या हाई कोर्ट्स की पावर हो, तो इन सब में अगर संशोधन करना है तो फिर जो संसद को विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, प्लस में आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए कम से कम। और शेष अगर आप कोई जैसे राज्यों की सीमा में बदलाव करना है या कहीं विधान परिषद का गठन करना है या परिषद निर्मित हो सके उन्मूलन करना है, ऐसे बहुत से और प्रावधान हैं जिनको आप सरलता से कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। यद्यपि भारत में एक और भी चीज़ है संविधान संशोधन के मामले में, वो न्यायालय का जो केशवानंद भारतीवाद का डिसीजन भी है कि मूलभूत ढांचे में तो संशोधन ही नहीं कर सकती, छेड़छाड़ ही नहीं कर सकती। तो हमारे यहाँ एक वहाँ भी एक दायरा तय किया गया है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। कुछ प्रावधानों में आप संशोधन कर सकते हो लेकिन उसकी प्रोसेस जटिल है, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें आप संशोधन बड़े आसानी से साधारण बहुमत से कर सकते हो। तो ये बेसिक बात है। अब सवाल ये उठता है कि एक अच्छा संविधान क्या होता है, कैसा होना चाहिए एक अच्छा संविधान। तो अच्छे संविधान की विशेषताएं भी बहुत हैं और ये तो व्यक्ति की सोच और विश्लेषक के अपने नज़रिए पर भी निर्भर करता है। लेकिन पहली तो शर्त यह है कि एक अच्छा जैसे संविधान हम कहेंगे तो वो अधिक स्पष्ट हो, उसकी भाषा बोधगम्य हो, समझी जाने वाली हो, बहुअर्थी भाषा नहीं हो कि उसके अलग अलग अर्थ लगा लिए जाएं। यानी कि भाषा की जो स्पष्टता है वो बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे संविधान की दूसरी विशेषता है कि संविधान दूरगामी हो। दूरगामी होने का मतलब है कि संविधान में देश काल से परे जाकर भी समस्याओं को समझने की कोशिश की गई हो और समाधान किया गया हो और आने वाले समय की चुनौतियों के हिसाब से संविधान को रचा गया हो, तो हम ये कहेंगे कि वो संविधान अच्छा है। तीसरा जो संविधान की एक अच्छे संविधान की विशेषता में शामिल हम जो करते हैं वो ये है कि वो संविधान अपने आप में एक समावेशी हो। समावेशी होने का मतलब है कि वो सभी लोगों को साथ लेकर चलता हो। समाज में जितने भी समूह हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर हो या जाति धर्म जो भी है, यानी कि उसमें सभी की आकांक्षाओं का स्थान हो और उन आकांक्षाओं को प्राप्त करने का उसमें मार्ग दिया गया हो। यानी कि किसी भी एक आइडियोलॉजी का या एक धर्म विशेष का उसमें प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। वो पूरे समाज की जो भावना है या बहुल सांस्कृतिक परंपरा अगर कहीं है तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। वरना जैसे अभी नेपाल का संविधान की बात हमने इसमें की नहीं, लेकिन वहाँ एक और संविधान लागू होता है सितंबर 2015 में, और दूसरी तरफ जो माओवादी हैं, वहाँ माओवादी का नहीं मधेसी जो लोग हैं उन्होंने संविधान का बॉयकॉट शुरू कर दिया और रास्ते जाम कर दिए, वहाँ आगजनी कर दी तराई क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको ऐसा लगे कि हमारी जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीद हैं, उनका प्रतिनिधित्व हुआ है।
तो ये एक अच्छे संविधान की विशेषता है। एक अच्छे संविधान की विशेषता है कि संशोधन की जो प्रोसेस है वो कठोर और लचीले का मिश्रण हो, किसी एक तरीके पे खास बल ना दिया गया हो। दूसरा, मौलिक अधिकारों का उसमें वर्णन हो और उनके जो संरक्षण की है वो गारंटी दी गई हो, क्योंकि उदार लोकतंत्र में इस बात पर खास तौर पे बल दिया जाता है कि व्यक्ति को राज्य की निरंकुशता से सुरक्षित रखने के लिए उसे कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए और जुडिशरी को एक कस्टोडियन के रूप में संविधान का घोषित किया जाना चाहिए, संरक्षक। और इसीलिए इसमें एक और अच्छे संविधान की जो बात है वो है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए और न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक भी घोषित किया जाना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं। आज की इस वीडियो में हमने इस पर चर्चा की है कि संविधान क्या होता है, संविधान के जो रूप कौन कौन से हैं, प्रकार हैं या काइंड्स जिसे हम कहें वो कौन कौन से हैं, किन किन आधारों पर हम संविधान को वर्गीकृत करते हैं, और जो एक अच्छा संविधान है वो क्या होता है, उस पे बारे में हमने आपसे बात की है। संविधानवाद और संविधान का क्या रिश्ता है, इस पर हम पहले के वीडियो में आपसे बात कर चुके हैं। अब हम किसी देश के संविधान से शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।